चैप्टर 94 रूही का भयंकर रूप। अब आगे। रूही ने कांच की बाटल का ढक्कन खोल दिया। बाटल से धुआं निकलने लगा। सब अच्छे से जान गए थे कि उसमें क्या था। तेजाब की बोतल देख बिना डरने लगा। वो अपने हाथ पैर हिलाने लगा। वो अपने आप को पीछे करने लगा। रूही ने उसके पैर को अपने हाथ पैर हिलाने लगा। वो अपने आप को पीछे करने लगा। रूही ने उसके पैर को दबा दिया जिससे बीने पीछे नहीं घिसक पाया। रूही ने धीरे धीरे उसके सीने पर तेजाब गिराना शुरू किया। बीने की चीख पूरे एरिया में गूंज रही थी। राजवीर ने बीने के गले में पैरों से दबा दिया जिससे उसकी चीख वही मुंह पर रह गई। सुमन ये देख अंदर तक हिल गई। वो सिया प्रिया से खुद को छुड़ाने को करने लगी। पूरी आर्यन फैमिली और ओब्राम फैमिली वहीं आ गई थी, पर रूही के गाइड्स ने उन्हें पास आने से मना कर दिया, बस दूर ही रखा। अभय ने तो सारे पैंतरे आजमा लिए रूही के पास जाने के, पर रूही के गाइड्स ने साफ मना कर दिया था। जब पूरी आर्यन फैमिली नियम और कार्तिक को देख शौक में हो गए तो कार्तिक नियम साथ में वो भी बोल रही थी। बीने की चीख सुन सबका ध्यान रूही पर गया। सबका दिल दहल गया। नजारा देखकर बीने की बॉडी तेजाब से जलने लगी। तुझे अब समझ आएगा जब किसी को जिंदा जलाते हैं तो कैसा लगता है। रूही ने चीखते हुए बीने के हाथों को पकड़ और मोड़ दिया। बीने की हाथ की हड्डी टूटने की आवाज सबको सुनाई दी। बीने अब पूरा जमीन पर बेहाल डाला था। रूही ने सुमन को देखा। प्रिया और सिया ने उसे छोड़ दिया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मारो, साफ कर दो, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुमन पीछे खिसकने लगी। रूही ने सुमन के बालों को कसकर पकड़ लिया और खींचते हुए खाई के पास लाकर धक्का दे दिया। सुमन डर गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर चीख दी। जब उसे महसूस हुआ कि वो खाई में नहीं गिर रही तो आंखें खोल देखा। रूही गुस्से में लाल आंखें से देख रही थी। सुमन उसका रूप ये देख डर गई। तेरा डरा चेहरा देख अच्छा लग रहा है, रूही ने कहा। उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कोई भी डर जाए। यही हुआ। पूरी फैमिली, क्या सब वहाँ जितने थे सब डर गए थे। को तो पूरा अभय फैमिली वर्जन दिख रही थी। उसने कितने ही रूप नहीं देखे थे। अभय के रूप, रूही का ऐसा रूप। मुझे साफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। सुमन हाथ छोड़ बोली। माफी तो मिलेगी तुझे, आज तेरे सारे पापों की पापी मिलेगी, रूही ने बिल्कुल उसके पास आकर कहा। सुमन उसकी उंगली को पकड़कर मोड़ दी। सुमन की चीख निकल गई। रूही ने उसकी उंगली को इतने जोर से मोड़ा कि चार चार की आवाज आई, सबको सुनाई दी। दिव्या को दीपक जी के गले लग गई डर कर। अभय रूही का ऐसा रूप देख अंदर तक हिल गया था। कहाँ रूही इतनी सी बात पर आंसू बहा देती थी। वो रूही नहीं है जो उसके टॉर्चर करने से रोक देती थी, छोड़ने के लिए कहती है, डर जाती है, पर यहाँ तो इतने गुस्से में थी। उसका चेहरा, आँख सब लाल हो गए थे। पूरी काली का रूप ले ली थी जो बुराई का संहार कर रही थी। रूही ने जीवन ने चाकू लेकर उसे दे दिया, पर चाकू बहुत गर्म था। रूही बिना गर्म का एहसास पाकर चाकू सुमन के साफ चेहरे पर चला दिया। सुमन की चीख वो भाग भी नहीं पा रही थी। आ रूही ने हर जगह काट लगाने शुरू कर दिए। उसके हाथ पर, बाजू पर, पैर पर, पेट पर। सुमन की चीखें पूरी जगह गूंज रही थी। उसकी चीखें किसी को बुरी नहीं लग रही थी, सुकून पहुंचा रही थी। मारो दी इसे, इसने हमें अनाथ किया। मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवाया, मारो इसे, राजवीर ने कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। कभी भी अपने माँ बाप को न देखने का गम क्या होता, ये कोई उससे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है। उसके सर पे माँ बाप का साया नहीं है। उसके ऐसा बोलने पर आर्यन फैमिली राजवीर को देखने लगी। वो पहचान गए, इसका फोटो रूही के साथ देखा था। ये उसे दी बुला रही थी। सब फिर एक बार गिल्ट
में आ गए। कितना बुरा किया था रूही के साथ। ऋत्विक ने ये सब देख मन में यही सवाल कर रहा था जो उसे करना था। आज उसकी बहन माँ बाप के हत्यारे को सजा दे रही थी। सुकून तो था पर कहीं एक जगह गिल्ट भी भरा था। सुमन देखते खिसकते प्रिया के पास आ गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती सुधार लूँगी, मैं सब कुछ अपना लूँगी। इससे बोल दो, मुझे छोड़ दो। सुमन ने प्रिया का हाथ पकड़ कहा। प्रिया गुस्से में उसे लात मार धक्का दे दिया। सुमन जाकर गिर गई। छोड़ना नहीं इस औरत को, इससे बहुत लोगों ने जिंदगी बर्बाद की थी। इतनी बदतर मौत देना कि अगले जन्म लेने से डरे। प्रिया ने कहा। उसे वो दिन याद आ जाएगा जब उसने और उसकी बहन ने कितना स्ट्रगल किया था। स्कूल में लोग उसके माँ बाप का नाम पूछते तो ये क्या बताती। सब उन दोनों का मजाक बनाते। बेटा मुझे बचा ले, मैं तो तेरी माँ हूँ। सुमन विशाल के पास आ गई और कहा। विशाल ने सुमन को धक्का देकर कहा, मार मर गई मेरी माँ, ऐसा तो बोल मुझे बचा ले। सुमन ने कहा, ऐसे वो लोग भी बोलते होंगे जिन लोगों की जिंदगी छीनी है, कितनों को अनाथ किया है, वो भी सामने हाथ फैलाए होंगे पर दया नहीं की तो हम क्यों की दया करें, और वो भी तुझ जैसी औरत पर। विशाल ने कहा, दी ऐसी ऐसी मौत देना कि इसके सारे पाप इसे याद आ जाएंगे। विशाल ने कहा। सुमन को कोई रास्ता नहीं दिखा। वो भागने भागने को हुई। सिया ने उसके पैर पर गोली चला दी जिससे वो जमीन पर गिर गई। उसने उसके बालों को पकड़ा और घसीटते हुए रूही के पैरों के पास छोड़ दिया। रूही ने सुमन के बालों को पकड़कर चेहरा ऊपर किया, उसके मुंह में पूरी तेजाब डाल दी। सुमन वही जमीन पर पड़ी तड़पने लगी। उसके अंदर जितना जलेगा उतना बाहर भी आएगा। रूही बीने के पास जाकर उसे घसीट कर सुमन के पास लेकर आई जो तड़प रही थी। उसके हाथ में पैर फड़फड़ा रहे थे। विनय को वहीं छोड़ दिया। राजवीर ने पेट्रोल की बोतल को दोनों के ऊपर छिड़क दिया। रोही ने माचिस की तीली जलाई, उन दोनों के ऊपर डाल दिया। दोनों के ऊपर आग लग गई। दोनों वही जलने लगे। रोही, राजवीर, सिया, प्रिया, असीमा। विशाल जो कि आंख बंद कर लिया था, उसकी आंखों में आंसू बह गए थे। कुछ भी हो, माँ थी उसकी, पर उसके सारे किए पर उसकी यही सजा थी। कार्तिक नियम अपने सामने जलते हुए दोनों को देख अपने पापा को याद करने लगे। विनय, सुमन वही तड़प तड़प कर मर गए। ये सब देख आर्यन फैमिली और अब्राहम फैमिली ने आंखें बंद कर ली। दीपक जी, नीलेश जी ने अपने दोस्त को याद कर लिया। तीनों कितने खुश रहते थे। रूही एक टक जलते जिंटा को देख रही थी, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी को देख सब हैरान हो गए। रूही हंसते हंसते वही जमीन के घुटनों के बल बैठ गई। हंसते हंसते वो चीख पड़ी, आ आ, और रोने लगी। उसे रोता देख सब रोए दिए। विशाल ने रोती आसमा और प्रिया को गले लगा लिया। राजवीर ने सिया को अपने गले में लगा लिया। आई मिस यू मम्मा पापा, आई मिस यू। रोही ने रोते हुए कहा, मैं आज फिर अकेली हो गई, फिर अकेला छोड़ गए लोग। मुझे अपने पास बुला लो पापा, अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना अब यहाँ, मैं थक गई हूँ, खुद को समझा कर अब नहीं रहना, ले चलो मुझे। रोही वही खुद को नीचे जमीन में सर रखे रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सबके पास आ रही थी। सबको बुरा लग रहा था उसका रोना। ऋत्विक उसके पास जाना चाहता था पर गार्ड्स जाने नहीं दे रहे थे। जीवन में गार्ड्स को इशारा करता गार्ड्स का इशारा समझकर सबको जाने दिया। ऋत्विक जल्दी से रोही के पास चला गया, उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे ले चलो मम्मा पापा, ले चलो। रोही बार बार यही रट लगा रही थी। ऋत्विक ने रोही का सर अपने सीने से लगाते हुए कहा, रोही ने हूँ मैं, तुझे अब अकेला नहीं कभी छोड़ूंगा। भाई मम्मा पापा से बोलो मुझे ले जाए, मुझे अब नहीं रहना, मुझे यहीं जीना, अब मेरा सब खत्म हो गया भाई। रूही ने रोते हुए कहा। ऋत्विक उसे सीने से लगाए रो रहा था। रो लेने के बाद उसे सारे गम निकल लेने दो। नीलेश जी ने कहा। अभय रूही को देख रहा था। उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका मन तो अभी जा
कर रूही को गले लगा कर माफी मांग ली, उसके आंसू पोंछ दे, पर वो ये नहीं कर सकता था। अभी उसे उसके भाई की जरूरत थी। ऋत्विक जी को वो कर रहा था। रूही रोते रोते अचानक वही ऋत्विक की गोद में बेहोश हो गई। रूही को कुछ हाल चाल न महसूस कर ऋत्विक डर गया। रूही ये बेहोश हो गई। ऋत्विक ने कहा। अभय ने आओ देखा न था। रूही को गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ भाग गया। सब उन दोनों के पीछे भागे। सब रूही को बेहोश देख घबरा गए थे। अभय रूही को गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने को बोला। ड्राइवर ने गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। सब गाड़ी में बैठकर उनके पीछे चले गए। अभय की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी। अभय ने रूही को गोद में उठाकर अंदर ले गया। डॉक्टर ने रूही का चेकअप के लिए अंदर ले गए। अभय पूरी फैमिली बाहर बैठी थी। तुम रूही के साथ कैसे? दादाजी ने कार्तिक को देखा कहा। वो रूही का फोन आया था मेरे पास। अगर मैं अपने माँ बाप के कातिल को देखना चाहता हूँ तो राजस्थान आ जाओ, कार्तिक ने कहा। सब चुप हो गए। दीपक जी नीलेश जी को देखने लगे, जो चुपचाप रोती नीति और असीमा को गले लगाए खड़े थे। नीता जी ने गले सिया लगी हुई थी। राजवीर ने प्रिया को गले लगाया था। नियम को ये देख गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी ये देख, मगर वो कुछ न कर सका। डॉक्टर बाहर आए। वो ठीक है न? उन्हें होश आ गया। आप लोग मिल सकते हैं, ये बोल डॉक्टर चले गए। सब रूही से मिलने अंदर चले गए। राजवीर ने गुस्से में आर्यन फैमिली पर चिल्ला दिया, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मन ही नहीं भरा क्या मेरी बहन को सुनाकर जो फिर सुनाने जा रहे हो? राजवीर ने गुस्से में कहा। नहीं बेटा, हम रूही से माफ़ी मांग लेंगे, दादाजी ने कहा। ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन को उसके हालात पर छोड़ दीजिए, हम हैं संभाल लेंगे, राजवीर ने कहा। अंदर चला गया। आर्यन फैमिली सर नीचे किए अपने किए पर पछतावा कर रहे थे। अभय पूरी को कांच में से अंदर देखने लगा। सब अंदर आए। नीलेश जी रूही जी के पास बैठ गए। ठीक है ना बेटा? नीलेश जी ने रूही के सर पर हाथ फेर कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। वो सामने सीलिंग को ही देख रही थी। सुनते रहिए मेरी स्टोरी। चैप्टर 95 रूही कहाँ गई? अब आगे नीलेश जी उसके सर पर हाथ रखे हुए थे। बेटा घर चले, नीता जी ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। अब हम राजस्थान में ही रहेंगे हमेशा। मैं अपना बिजनेस यही ऑफिस बनवा लेता हूँ, सक्षम ने कहा। रूही ने उसकी बात सुन कुछ नहीं कहा। वो बस एक टक सीलिंग को देख रही थी। जाओ जाकर महल तैयार करो, मेरी राजकुमारी घर आ रही है, अपने नीलेश जी ने आर्डर देकर कहा। रूही के सर पर हाथ फेर कर बाहर चले गए। आप लोग भी जाइए, मुझे सोना है, रूही ने कहा। नीता जी उसकी बात सुन नीलेश जी के पीछे पीछे चली गई। सब बाहर निकल गए। नीलेश जी बाहर आए। पूरी फैमिली आर्यन फैमिली बैठी हुई थी, रूही से मिलने का इंतजार कर रही थी। नीलेश जी ने किसी को नहीं देखा, वो जाने लगे। दीपक जी ने हाथ पकड़ लिया था। नीलेश मेरी बात सुन, मुझे माफ़ कर दे, मैं परितोष भाभी को नहीं बचा पाया, उसका है मुझे, पर तू अब मुझे मत छोड़कर जा, रूही से माफ़ी मांग लेंगे, दीपक जी ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी से मिलने की, बहुत कुछ सह लिया मेरी बेटी ने, अब ज़रूरत नहीं है उसके आसपास भी कोई नहीं दिखने का। नीलेश जी ने अपनी उंगली सबको दिखाकर कहा, भाई साहब मेरी गलती की सजा आप सबको मत दीजिए। ज्योति जी ने हाथ जोड़ कहा, आपकी गलती की सजा ही तो भुगत रही है। अगर शायद आप फोन उठा लेते तो आज परितोष जिंदा होता। नीलेश जी ने ज्योति जी को देख कहा। ज्योति जी का सर शर्म से झुक गया। क्या बोलती हो? हाँ हुई है उनसे गलती। क्या ज्योति को माफ़ी मिलनी चाहिए? अंकल मुझे रूही से मिलने दीजिए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं उसे मनाऊंगा, अभय ने नीलेश जी से कहा। हम भी भाभी जी से माफ़ी मांगेंगे, नीति देवेश ने कहा। रूही मुझसे प्यार करती है अंकल, मैं भी रूही से बहुत प्यार करता हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा, वो ज़रूर माफ़ कर देंगी, अभय ने कहा। नीलेश जी कुछ नहीं
कहे वो जाने लगे। दीपक जी ने हाथ पकड़ लिया। मत जा मुझे छोड़कर। नीलेश जी ने दीपक जी की शक्ल देखी। सच में पछतावा था उनके अंदर। ठीक है, रोही से सिर्फ मिलने की इजाज़त है, पर याद रखना अगर मेरी बेटी को हर्ट हुआ तो वहीं मैं सबको भगा दूंगा। नीलेश जी ने कहा। वो सबको अंदर आने के लिए रूही के रूम में जाने लगे। सब उनके पीछे पीछे रूम में जाने लगे। नीलेश जी ने रूम का गेट खोला। रूही को बिस्तर में न देख वो उसे यहाँ ढूंढने लगे। रूही, रूही कहाँ है बेटा? नीलेश जी ने कहा। सब भी रूही को देखने लगे। कहाँ गई रूही? ऋत्विक ने कहा। बाथरूम में भी नहीं, रूही कहीं नहीं दिख रही। कहाँ जा सकती है? यही तो थी अभी। सक्षम ने कहा। अभय भी पूरी रूही को वहाँ न देखा परेशान हो गया। वहाँ यहाँ से गई तो गई कहाँ? राजवीर ने कहा। राजवीर ने जिस साइड इशारा किया वहाँ पर भी एक गेट था। नीलेश जी फोन करने लगे अंकल, पर वही रूही के पास फोन नहीं था। सिया ने कहा। कहाँ गई होगी ये लड़की? नीलेश जी, बाकी सब परेशान हो गए। नीलेश जी किसी को फोन करने लगे। उसी टाइम जीवन अंदर आया। सर में मैडम ने आप लोगों के लिए भेजा है। जीवन ने एक फाइल देते हुए कहा। रूही कहाँ है? सबने साथ ने पूछा। एक दूसरे को देखने लगे। सर, आपके सारे सवाल के जवाब इसमें है, आप लोग देख ले सकते हैं, जीवन ने कहा। नीलेश जी ने फाइल ले ली और उसे खोलकर देखने लगी। उस फाइल में पढ़कर वो सारे शौक में हो गए। क्या लिखा है इस फाइल में? नीता जी ने पूछा। रूही चली गई, नीलेश जी ने बस यही कहा। वो जाकर वही सोफे पे बैठ गए। कहाँ गई वो? अभय ने पूछा। फाइल अभय को थमा दी। अभय फाइल पढ़ने लगा। पापा, आई एम सॉरी, मुझे पता है आप परेशान हो रहे हो। आपको लगता है आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। नहीं पापा, अब हिम्मत नहीं है कुछ झेलने की। मैं जा रही हूँ, चिंता मत करना, मैं ठीक हो जाऊंगी, खुशी रहूंगी। किसी को बातें तो नहीं सुनूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ढूंढना मत। ये फाइल है, आप इसे सबको दे देना। रूही, अभय ये पढ़ शौक में हो गई। रूही जी कहाँ जा सकती हैं? उसे छोड़कर नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। सब भी शौक हो गए। मैं लेकर आऊंगी उसे, अभय ने कहा। बाहर जाने लगा। ज़रूरत नहीं, जाने दो उसे, नीलेश जी ने कहा। उनकी बात सुन अभय ने कहा। क्यों? कुछ दिन अकेली रहने के बाद आ जाएगी वो, नीलेश जी ने कहा। अभय उसके हाथ में फाइल ले ली, खोल कर देखने लगा। ऋत्विक ने तुम्हारे लिए, नीलेश जी ने फाइल ऋत्विक को देकर कहा। ये कहा? क्या कहा अंकल? ऋत्विक ने फाइल लेकर पूछा। ये तुम्हारे पापा का सपना है जो कल तक रूही इसे साकार कर रही थी। अब तुम्हें क्या करना है? यशराज डायमंड में 30% शेयर अब तुम्हारे नाम है। प्रिया और आसमा सिया के नाम 5.5% है। विशाल के नाम 10%, राजवीर के 10%, 35% शेयर अभी भी रूही के पास है, जिनमें वो अपना 5% अनाथ आश्रम भिजवाती है, नीलेश जी ने कहा। यस ये तो डायमंड की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके डायमंड ज्वेलरी बहुत फेमस है, ऋत्विक ने कहा। हाँ, उसकी CIO रूही थी, उसने बहुत सारे से अच्छे कंपनी संभाली है, अब तुम्हें संभालना है, नीलेश जी ने कहा। पर अंकल, हम लोगों में ये नहीं दिख रहा था, विशाल ने कहा। विशाल, रूही ने कभी भी मैं राजवीर ऋत्विक पर कोई फर्क नहीं समझा। बेटा, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी बहन ये दे रही है, नीलेश जी ने कहा। ऋत्विक ने फाइल खोली, उसमें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था। मैं जानती हूँ आप मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, मुझे मत ढूंढना। ये फाइल, ये मत सोच कर लेना कि ये मेरा है, नहीं, ये मेरा हमारा है, हम पापा का अपना सपना। यशा डायमंड को, जो कि माँ के नाम शुरू हुई थी, रिद्धिमा सिंघानिया, में चाहती हूँ आप किसी को दोषी मत ठहराना। आपके मन में विशाल को लेकर बहुत कुछ चल रहा होगा, पर भाई वो बहुत अच्छा है, मेरे भाई बहनों को मेरे जैसा ही प्यार करना।
एक बात और आपसे वादा चाहती हूँ सिया भाई, मम्मा पापा का एक टाइम सपना था कि वो आपकी और सिया की शादी करवाएं। चाहती हूँ मैं वो सपना पूरा करूँ, पर ये सोचकर नहीं कि ये पापा माँ कह गए या मैं कह रही हूँ, पूरे दिल से आप उसे अपना लें। उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो अब यहाँ पर अकेली होगी, आपके जिम्मेदारी सौंप रही हूँ उसे एक अच्छी सी फैमिली देना। रूही। ऋत्विक ये पढ़कर सिया की तरफ देखा, जो अपने फोन पर किसी से रूही के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। ऋत्विक को बचपन की बातें याद आ गई। जब वो खेलता था हमेशा सिया उसके आसपास होती थी, उसे गलत काम करने से मना कर रही थी, पर ऋत्विक हमेशा उसे गुस्सा कर कर रुला देता था। जब उसे सब डांटते तो सिया ने उसे बचा लेती थी। ये सब याद करके ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम आज भी वही सिया हो? ऋत्विक ने सिया को देख मन में कहा। नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। मैं लेकर आऊंगा, उसे माफी मांगूंगा। अभय अपने मन ही मन बोला। वो बाहर निकल गया। नीलेश जी ने नीता जी और सक्षम नीति से कहा, चलो। नीलेश जी ने जाने लगे। नीलेश मेरी बात सुन, रुक जा, मेरी माफी मांगता हूँ, मुझे रोही को मिलकर ढूंढेंगे। दीपक जी नीलेश जी के सामने आ गए। सक्षम, आई एम सॉरी, जो मैंने किया उसके लिए मैं भाभी जी से माफी मांग लूंगी, पर प्लीज तुम मेरे साथ मत छोड़ना, दिव्या ने कहा। सक्षम ने उसका हाथ झटक दिया। सक्षम ने सारे शब्द चबाकर कहा, कौन हो तुम? अब मैं तुम्हें नहीं जानती। सक्षम, ऐसा मत बोलो, हम दोनों प्यार करते हैं, न कि एक दूसरे से, दिव्या ने कहा। नहीं करता हूँ मैं प्यार, खत्म हो गया मेरा प्यार तुमसे, मेरा कोई वास्ता नहीं है, सक्षम ने कहा। हाथ छुड़ाकर बाहर चला गया। दिव्या उसे जाती हुई देख रही थी। वो वहीं नीचे जमीन के घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। नीति ने देवेश को बिना देखे चली गई। देवेश उसे जाते देखा रहा था। क्या कहता, वो गलती तो किया था नीलेश, सब शायद बर्बाद हो रहा था। हमारी दोस्ती की खातिर वो तो माफ कर देता, दीपक जी ने कहा। मार गया उस दिन, हक मेरा दोस्त जब मेरा कोई दोस्त नहीं था, नीलेश जी ने गुस्से कर कहा। हाथ छुड़ाकर दीपक जी को किनारे कर बाहर निकाल दिया। नीता जी भी बाहर निकल गई। राजवीर, सिया, प्रिया और आसमा विशाल भी निकल गए। दीपक जी वही खड़े अपने आंखों में आंसू लिए नीलेश जी को देख रहे थे। वो वहां से घर के लिए निकल गए। सब उनके पीछे। आर्यन बिल्ला में अभय के अलावा सब थे। दीपक जी सोफे पे बैठे हुए थे। उनके हाथ में पुराना एक फोटो था जिसमें प्रतोष और नीलेश जी, दीपक जी तीनों थे। उनके आंसू उस फोटो में जा गिरे। ये पानी पी लो। ज्योति जी उनके सामने आकर ग्लास रख कहा। दीपक जी ने एक नजर भी नहीं देखा उन्हें और बिन देखे रूम में चले गए। ज्योति जी बस जाती हुई देख रही थी। सबका बुरा हाल था। दादा दादी जी भी रूम चले गए। देवेश दिव्या एक ही रूम में बैठे हुए थे। दिव्या रो रही थी, देवेश उसे गले लगाए हुए था। दोनों अपने दिल का हाल देख रहे थे। अभय ने रूही कहा, नहीं ढूंढ लिया था एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सारे चापों पर उसने नाकाबंदी कर दी। पुलिस हर तरीके से उसकी मदद कर रही थी रूही को ढूंढने में, पर रूही का कोई आता पता तक नहीं चल रहा था। यहाँ तक उसने जमीन तक से पूछ लिया था, उसे खुद कुछ नहीं पता था रूही कहाँ गई। उसे तो ऋत्विक की जिम्मेदारी देकर चली गई थी। अभय ने यहाँ तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पता कर लिया था। रूही की फोटो पर बाहर के देशों में भेज दी थी, कहीं तो रूही का पता चले। अभय सारी जगह से हताश हो गया। उसे कहीं भी रूही का पता नहीं चला। वो अपने सर को पकड़ खाली रोड में गाड़ी चलाया जा रहा था।
उसकी गाड़ी सन सन भाग रही थी। पानी भी बहुत तेजी से गिर रहा था। रोड में अंधेरा था। बस स्टैंड लाइट की रोशनी चमक रही थी। वो कहाँ जा रहा पता नहीं, बस चलाए जा रहा था। एक खाली जगह गाड़ी रोकी। अभय गाड़ी से बाहर निकल अपना सर पकड़कर वहीं नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आ रूही, प्लीज एक बार वापिस आ जाओ, फिर नहीं जाने दूंगा तुम्हें कहीं। सारी गलती की माफी मांग लूंगा। अभय ने रूही को पुकारते हुए कहा, मैंने बुरा किया, मैं मानता हूँ। न तुम भी मान लेना, मुझे लेना बदला मुझसे, पर ऐसे नहीं। प्लीज आ जाओ मेरे पास। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अभय ने आसमान को देख कहा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, पर पानी की वजह से पानी में धुल गए थे। वो पूरा गीला हो चुका था। वही गाड़ी में टेक लगाकर रूही के साथ बिताए पल याद करने लगा। आगे पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी को, कमेंट करिए, लाइक करिए। अच्छा, अब क्या करना चाहिए मुझे बताओ। क्या रूही को वापस ले आऊं अभय की लाइफ में?